सो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट एंड द लिमिट एट दैट पॉइंट, पहले तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये समझ लो। वैल्यू एट दैट पॉइंट मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू एक्स का वैल्यू, अगर वो जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका हम वैल्यू डालेंगे और उससे जो वैल्यू आएगा फंक्शन का, वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट आता है। सो लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन एंड लेट ए बी अ पॉइंट, then we have the following possibilities. Limit x tends to a fx exist, but fa, that is the value of x is equal to a, does not exist. ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि लिमिट एग्जिस्ट करे बट जो वैल्यू है फंक्शन का x इज इक्वल टू a पे वो एग्जिस्ट ना करे। जैसे ये कंडीशन देखो, कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय एक्स माइनस 3। तो अब यहाँ पे आप अगर देखोगे इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 3 डालोगे ना तो ये 0/0 फॉर्म आ जाता है। ठीक है, तो f3 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट अटेन्स द फॉर्म 0/0, बट इट कैन बी इजिली सीन दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू 6। कैसे? आप इस x स्क्वायर माइनस 9 को डिवाइडेड बाय x माइनस 3 है। अब यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू, जो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय x माइनस 3, या फिर इसको लिख सकते थे लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। x के जगह क्या पुट कर लेंगे, 3 माइनस एच पुट कर लेंगे, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एच माइनस ऑफ 3। इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3, 3 माइनस एच माइनस 3, 9 माइनस 9 कट गया, 3 माइनस 3 कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, एच स्क्वायर माइनस 6h बाय माइनस एच, h कॉमन ले लो तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस एच डिवाइडेड बाय 1, h कॉमन ले लेंगे और h से इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे 6 माइनस एच बाय 1 हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे तो ये 6 हो गया इसका वैल्यू। उसी तरह तुम राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हो, मैं निकाल के नहीं दिखा रहा अभी तुम्हें। राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे ना, वो भी 6 के बराबर आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 6 के बराबर है, बट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 डज नॉट एग्जिस्ट। सो दस लिमिट x टेंड्स टू 3fx एग्जिस्ट बट f ऑफ 3 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यही डिफरेंस है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट और लिमिट एट दैट पॉइंट पे, कि लिमिट हो सकता है कि एग्जिस्ट करे बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज पॉसिबल। क्लियर है बच्चों? यस सर। सभी को आ गया समझिए एग्जाम्पल जो हम बात कर रहे हैं? बच्चों जहां नहीं समझ में आया ना प्लीज मुझसे बार बार पूछ के समझ लो, अगर नहीं समझोगे ना तो ये बिल्कुल बेसिक है, बेस है। अगर बेस कमजोर रह गया ना तो ऊपर मकान तो गिरेगा ही गिरेगा फॉर श्योर। सो इफ यू वांट योर कॉन्सेप्ट टू बी स्ट्रांग प्लीज आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड। कितना भी बेसिक क्वेश्चन हो, कितना भी सिली क्वेश्चन हो, डोंट वरी अबाउट इट। दुनिया क्या सोचेगी, मैं क्या बोलूंगा, है ना। मैं तो आधे टाइम मजाक में बहुत सारी चीज बोलता हूँ, उसको सीरियसली मत लिया करो, है ना। क्लास के माहौल को थोड़ा सा हंसमुख बनाए रखने के लिए। सो इसीलिए तुम जितना पूछोगे तुम्हारा भला होगा उसमें, है ना। अब जबरदस्ती वाला भी मत पूछना अभेद्या की तरह, बट हाँ जब एक्चुअल डाउट है तो जरूर पूछना मेरे से। और अभेद्या भी पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अभेद्या नहीं पूछ सकता। बड़े बच्चों समझ में आ गया? आगे चलें नेक्स्ट पे। यस सर। नेक्स्ट कह रहा है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन at a is f of a exist but limit x tends to a fx does not exist, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि एफ ए एग्जिस्ट करे बट लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स ये ना एग्जिस्ट करे। ठीक है,
ये अभी हम लोग पीछे एग्जाम्पल किए हैं उसको वो बता रहा है, बट ठीक है, लेट्स नॉट गो टू दैट एग्जाम्पल। उसके बाद तीसरा केस है लिमिट ये और एफ ए बोथ एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल, मतलब ये भी एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन जो हमारा देखा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, ठीक है। अब x नॉट इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालोगे ना, वो 4 के बराबर होगा। बट x इज इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। तो दोनों तो एग्जिस्ट कर रहा है बट दे आर नॉट इक्वल, दे आर अनइक्वल। सो दिस इज ऑल्सो वन पॉसिबल केस। पहला केस हमने किया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा केस किया जब एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरा केस किया कि लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट कर रहा है बट दे आर नॉट इक्वल, दे आर अनइक्वल, है ना। फोर्थ वाला है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एंड एफ ए बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, है ना। ये भी पॉसिबल है कि जैसे यहाँ पे जो पिछला ही फंक्शन था वहां पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों जो है 4 के बराबर है और लिमिट x जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इज इक्वल टू 2 वो भी 4 के बराबर है। सो वी कैन इजिली सी दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स एंड f2 बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल टू 4। तो ये 4 पॉसिबल केसेस होंगे, है ना। पहला केस देखा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट फंक्शन का जो वैल्यू है x इज इक्वल टू ए पे वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा केस देखा f ऑफ a एग्जिस्ट कर रहा है बट लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तीसरा केस देखा जब लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों एग्जिस्ट कर रहा है बट आपस में इक्वल नहीं है। चौथा केस देख रहे हैं जब लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों एक दूसरे से इक्वल भी है। ये जब केस होता है ना तब उस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। ये हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, है ना। बट अभी तुमको इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि ये आया है एक एग्जाम्पल और तुमको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है, इसका यूज क्या है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन तुमको 12th क्लास में एक चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो तुमको एक फंक्शन दिया होगा उसका कंटिन्यूटी चेक करना होगा। कंटिन्यूटी चेक करना होगा तो तुमको ये चेक करना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर इक्वल नहीं है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। मतलब प्रीवियस फर्स्ट सेकंड और थर्ड केस तीनों केस में वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। चौथा वाला केस बस उसको कंटिन्यूअस फंक्शन बनाएगा। क्लियर है बच्चों? नाउ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या है? लेट f and g be two real functions with common domain D. In the chapter on functions we have defined four new functions f plus minus g, fg, f by g on domain D by setting। देखो f plus minus g मतलब एडिशन ऑफ टू फंक्शन। अगर fx और gx को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो उसको एडिशन ऑफ टू फंक्शन बोलेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन और डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, और डिवीजन ऑफ टू फंक्शन में जो gx है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो फॉलोइंग आर सम रिजल्ट्स concerning the limits of these functions. So first is let limit x tends to a fx is equal to L and gx x tends to a is equal to m. So if L and m exist, ये दो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट, ठीक है, देन लिमिट x tends to a f plus minus gx is equal to limit of fx x tends to a limit of gx x tends to a and this is equal to L plus minus m. उसके बाद ये जो अगर दोनों का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका लिमिट L के बराबर है और इसका m के बराबर है, तो लिमिट भी उसका हम लोग अंदर फंक्शन के ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन है उसके अंदर लिमिट को लेके जा सकते हैं। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी लिमिट का वैल्यू हम लेके जा सकते हैं। डिवीजन में भी हम लोग सेपरेटली अलग अलग लिमिट निकाल सकते हैं। जो कांस्टेंट है वो हम लोग बाहर कर सकते हैं लिमिट के। और लिमिट x टेंड्स टू a fx अगर ये मॉड्यूलस फंक्शन है तो मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर भी हम लिमिट के वैल्यू को लेके जा सकते हैं। तो ये सारे रूल्स हैं जो आपको अभी हम लोग जो लिमिट निकालेंगे ना एल्जेब्रिक फंक्शंस के,
तो वहां पे ये सारे रूल्स यूज होते हुए दिखेंगे। उसके अलावा जो fx रेज टू द पावर gx इसका पूरे का लिमिट निकालोगे तो fx, इस लिमिट को हम लोग इसके अंदर लेके जाएंगे तो fx का लिमिट अलग और gx का लिमिट अलग निकालेंगे, l रेज टू द पावर m के बराबर हो जाएगा। उसी तरह fx लेस एन इक्वल टू gx अगर है तो उसका जो है ना, फॉर एवरी x in the deleted neighborhood of a, so limit x tends to a fx is also is less than equal to limit gx x tends to a। मतलब अगर फंक्शन लेस देन एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से स्मॉलर फंक्शन है तो उस केस में उसका लिमिट भी स्मॉलर हो। उसी तरह अगर fx और hx के बीच में कोई फंक्शन है तो उसका जो लिमिट होगा ना gx का, वो भी इन दोनों फंक्शन के लिमिट के बीच में होगा। सो मान लो fx इज इक्वल टू l इज इक्वल टू लिमिट ऑफ hx, देन gx का भी वैल्यू l होगा। रिजल्ट इज ऑफन स्टेटेड एज सैंडविच थ्योरम। इसको हम लोग सैंडविच थ्योरम कहते हैं क्योंकि देखो gx जो है ना सैंडविच है, सैंडविच्ड है बिटवीन fx एंड hx, fx और hx के बीच में है gx। तो अगर fx का भी वैल्यू लिमिट का l है, hx का भी वैल्यू l है, तो इसके बीच में अगर कोई फंक्शन है तो उसका भी लिमिट l ही होगा। इस थ्योरम को हम लोग सैंडविच थ्योरम कहते हैं। ठीक है, ये सीबीएसई में तुम लोग को नहीं करना है सैंडविच थ्योरम, बट हाँ आईआईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इट इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो तुम सेल्डम, यू विल नॉट फाइंड एनी क्वेश्चन इन सीबीएसई बेस्ड ऑन सैंडविच थ्योरम। एक या दो क्वेश्चन है कहीं पे, वो हम लोग कर लेंगे अगर आएगा हम लोग के इसमें, बट इन जनरल सैंडविच थ्योरम वगैरह नहीं पूछा जाता है सीबीएसई के सिलेबस में। अच्छा, लिमिट ऑफ fx वेयर x टेंड्स टू a, अगर प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी है तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a 1/fx निकालोगे तो 1/इंफिनिटी 0 हो जाता है, तो इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं लिमिट के जो कि हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोग ऑलरेडी उस दिन पढ़ भी रहे थे। So up till now we have been discussing left hand and right hand limit and the existence of limit. In what follows we will be assuming that the limit of a function at a given point exists. In the previous section we have stated that, है ना, अब इसके आगे जो हम लोग मानेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमें इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, लिमिट निकालने कब बोल रहा है, जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी तो लिमिट निकालेंगे ना। तो जब तुमको लिमिट निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला है तो तुमको उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं, मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम आंख बंद करके लिमिट निकाल सकते हो, क्योंकि लिमिट तभी निकालने बोला गया है जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग उसको एज्यूम कर लेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उसको लिमिट को सॉल्व करके निकाल लेंगे जो उसका भी वैल्यू है। अच्छा, इसके अलावा now in the previous section we have seen that limit x tends to a fx by gx। so ये लिमिट जो है ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को सेपरेटली हम लोग कर लेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब लिमिट x टेंड्स टू a gx इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, विल नॉट एग्जिस्ट। सो एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन नाउ अराइजेस, अगर लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू 0, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म हो जाएगा, which is undefined or meaningless, but this does not imply that limit fx by gx x tends to a is meaningless or it does not exist. ठीक है, in fact in many cases with limit this limit exists and has a finite value. The determination of limit in such a case is traditionally referred to as evaluation of indeterminate form 0/0. तो 0/0 फॉर्म में रहेगा तो उसका लिमिट हम लोग निकालेंगे, उसको निकालने के तरीके हैं। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म में अगर वैल्यू रहता है तो भी वो लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। इन एडिशन टू 0/0 देयर आर 6 अदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। पहला इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, सो पहला 0/0, दूसरा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तीसरा 0 into इंफिनिटी, चौथा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 raised to the power 0, infinity raised to the power 0 and 1 raised to the power infinity.
Among all these 7 indeterminate forms, 0 by 0 is the fundamental one because all the remaining 6 forms can easily be reduced to this form. अगर ये फॉर्म में है तो हम लोग इसको इजीली इस फॉर्म में reduce कर सकते हैं. In this chapter we shall study how to evaluate a limit which belongs to one of the following indeterminate form. इनमें से एक को ही हम लोग देखेंगे, 0 by 0, 0 into infinity या infinity minus infinity. ठीक है, यही सारे फॉर्म्स हम लोग देखते हैं. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी हम लोग को विल कम अक्रॉस 1 or 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बिल्कुल सिंपल ही है. इसका रेसिप्रोकल ले लोगे ना तो 1 by इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो 0 by 0 फॉर्म ही हो गया एक तरीके से. Now to facilitate the job of evaluation of limit, we categorize problem on limit in the following category. दो तरीके के कैटेगरीज में हम डिफाइन करेंगे, एक algebraic limit, दूसरा non algebraic limit. Non algebraic limit in a problem does not involve trigonometric, inverse trigonometric, exponential and logarithmic function, then it is a problem of algebraic limit. तो हम लोग हमारे क्या क्या फंक्शन हो गए, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन. इसके अलावा अगर कोई है तो वो सब अलजेब्रिक लिमिट के अंदर आ जाता है. अदरवाइज इट इज अ प्रॉब्लम ऑन नॉन अलजेब्रिक लिमिट. ठीक है, तो अब मान लो हमारे पास जैसे ये है, यहाँ पे देखो सारे पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिख रहा है हमको, तो ये अलजेब्रिक लिमिट है, ये भी अलजेब्रिक लिमिट है, ये भी हम लोग अलजेब्रिक लिमिट है जहाँ पे एक्स के टर्म्स हैं. नॉन एल्जेब्रिक लिमिट में देखो e टू द पावर आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया, साइन इनवर्स आ गया, साइन एक्स आ गया, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल्स, ये सब फॉर्म में. तो दीज आर नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स. जो नीचे वाले सारे हैं नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स हैं, ऊपर वाले जो है ये एल्जेब्रिक लिमिट्स. Now evaluation of algebraic limits. So in order to evaluate algebraic limits, we have the following methods. क्या क्या मेथड है? पहला मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा है रैशनलाइजेशन मेथड, चौथा है बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, फॉर्मूलेज होते हैं बेसिकली जिसको हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, और पांचवा है मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट एट इंफिनिटी. तो ये 5 जो पार्ट में हम लोग इस पूरे चैप्टर को, मतलब जो इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट को 5 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे. अलग अलग एक्सरसाइज हैं इस पे बेस्ड. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला तो बहुत ही सिंपल है, सीधे वैल्यू डालो और फंक्शन लिमिट निकाल लो. सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए फाई एक्स बाय साई एक्स. इसको साई कहते हैं, PSI. ये जो फंक्शन है ना, ये जो साइन है इसको साई कहते हैं, और ये जो है ये फाई है, PHI, फाई. ठीक है, तो फाई एंड साई. सो फाई एक्स बाय साई एक्स है. सो अब इसमें जो x डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में x के जगह तुम a पुट कर दो, x के जगह a पुट कर दोगे तो FA हो गया इसका, और फाई ए बाय साई ए इसका हो गया एग्जिस्ट एंड आर fixed real numbers. Then we say that limit extends to a fx is f of a, direct value डाल के, और this is equal to phi a by psi a. In other words, if the direct substitution of the point to which the variable tends to, we obtain a fixed real number, then the number obtained is the limit of the function. मान लो ये डायरेक्ट वैल्यू डालने पे तुमको इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है, जबकि बल्कि कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू आता है, तो उस केस में हम लोग इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेंगे. In fact, if the point to which the variable tends to is a point in the domain of the function, then the value of the function at that point is its limit. Now, following example will illustrate the above method. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला. तो हम लोग फर्स्ट मेथड कर रहे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. एग्जांपल 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 दिस. तो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट द वैल्यूज डायरेक्टली. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, तुम वैल्यू डाल दो 3 into 1 square plus 4 into 1 plus of 5. So this is 3 plus 4 plus 5, that is 12. So limit extends to 1 of this function is equal to 12. क्योंकि वैल्यू डालने से हमें एक डेफिनिट वैल्यू, डेफिनिट नंबर मिल रहा है और वो उसका लिमिट कहलाएगा. उसी तरह यहाँ पे भी जब डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 square minus 4 by 1 plus 3. तो 1 minus 4 by 4 which is equal to minus 3 by 4.
इस केस में 2 सब्स्टिट्यूट अच्छा 2 था ना, हम ऊपर वाला देख, 2 स्क्वायर मीन्स 4 minus 4 by 4, so 0 by 4 which is equal to 0. ठीक है, x tends to 2 था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग को मिल रहा है। यहाँ पे तीसरा वाला, मतलब जब भी क्वेश्चन देखोगे तुम्हें तो पता नहीं है कि कौन सा मेथड से सॉल्व होगा, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग डायरेक्ट वैल्यू डाल के देखते हैं। डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे, अगर कोई डेफिनेट वैल्यू आ गया तो वो उसका लिमिट है, अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रिजल्ट कर देता है तब हम लोग उसमें दूसरा मेथड लगाएंगे। तो अब जैसे यहाँ पे इसका डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे, x टेंड्स टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस रूट अंडर 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0। सो ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 2। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप लोगों को करना है, ये आपका होमवर्क है। कुछ नहीं करना है, सब में वैल्यू डाल देना है। x टेंड्स टू 1 है तो x का वैल्यू 1 डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। x टेंड्स टू 0 है तो जो भी x टेंडिंग टू है उसका वैल्यू यहाँ पे इसमें फंक्शन में डाल देंगे। x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ 0 डाल देंगे, यहाँ 3 डाल देंगे, यहाँ पे 1 डाल देंगे एंड सो ऑन। Excuse me, sir. यस बेटा। So in example 3 won't be considered plus minus 1 while taking under root. No, we don't have to consider plus minus 1. We'll take the positive value only. Okay, sir. यहाँ पे प्लस माइनस 1 करके नहीं निकालते, वो तो जब हम लोग को अननोन होता है ना तब उसका वैल्यू निकालते हैं, तो प्लस, बिकॉज वी डोंट नो द एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे अननोन के केस में, मतलब एक्स को सॉल्व नहीं कर रहे, इसीलिए प्लस माइनस 1 वैसा करके नहीं लेते, ठीक है। Okay, sir. अच्छा, यहाँ पे यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड देन सॉल्व इट एंड फाइंड द आंसर्स। ओके, सो आई विल बी शेयरिंग these slides later on, तो क्लास के बाद, तो उसको वहां पर से आप लोग देख लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा, मतलब होमवर्क कर लीजिएगा। अगर आप लोग स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले भी लीजिए स्नैपशॉट। नेक्स्ट है मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये एक्चुअल मेथड यहाँ से शुरू होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो रेयरली तुमसे पूछा जाएगा उतना आसान चीज। सेकेंड मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, जो इनडिटर्मिनेंसी ला रहा है ना, जो टर्म इनडिटर्मिनेंसी ला रहा है उस टर्म को ही हम लोग कैंसल आउट कर देते हैं। मतलब वो टर्म एक फैक्टर के फॉर्म में अगर fx और gx दोनों से निकल जाए और उसको हम लोग कैंसल आउट कर दें, तो इनडिटर्मिनेंसी जो आ रही थी 0/0 के लिए या फिर किसी फॉर्म में लाने के लिए, वो इनडिटर्मिनेंसी गायब हो जाएगी और उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा। फिर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग को लिमिट निकालना है किसी फंक्शन का जो कि fx/gx है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a, तो हमारा कि ये क्या हो जाएगा, fx/gx reduces in the form 0/0। मान लो हमने x इज इक्वल टू a डाला और ये आ गया किस फॉर्म में, 0/0 के फॉर्म में। अब x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx एंड gx। मान लो बिकॉज ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, x इज इक्वल टू a डालने पे fx का वैल्यू 0 हो रहा है। तो याद है तुम लोग फैक्टर थ्योरम किए थे 9th क्लास में, तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, इफ f of a is 0 that means x minus a is a factor of fx। याद है ना आप लोगों को? Yes, sir. तो उसी तरह अगर f of x reduces to 0, मतलब f x minus a फैक्टर है fx का भी और x minus a फैक्टर है gx का भी। अब वो जो फैक्टर है ना x minus a fx और gx का, वो कॉमन फैक्टर हम लोग दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट कर देंगे। So we first factorize fx and gx and then cancel out the common factor to evaluate the limit. अब जब कॉमन फैक्टर हट गया जिसके वजह से ये 0 हो रहा था, x इज इक्वल टू a डालने पे तभी तो ये 0 हो रहा था, अब उसी को हम लोगों ने हटा दिया, कैंसल आउट कर दिया। तो जो बचा हुआ जो फंक्शन होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा के हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ऑब्टेन द प्रॉब्लम। मान लो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे
लिमिट x टेंड्स टू a fx अगर 0 है, लिमिट x टेंड्स टू a gx भी 0 है, फैक्टराइज fx एंड gx, cancel out the common factor of fx and gx, that is x minus a. ठीक है, and then use direct substitution method to obtain the limit. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में ये सब तुमको आइडेंटिटीज हेल्प करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये वैल्यू, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. उसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए फोर माइनस बी फोर. एफ ऑफ अल्फा अगर 0 है तो एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स. ये सारी चीजें हम लोगों को हेल्प करेंगी समझने. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पे हम लोग ये जो है सारा फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे. देखो तुम सबसे पहले क्या करते हो ना, जैसे ही लिमिट x टेंड्स टू 2 आया, वैल्यू डाल के देखेंगे कि ये क्या आ रहा है. 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस 4. तो 4 प्लस 6 10 माइनस 10 बाय 4 माइनस 4, ये क्या आ गया, 0 बाय 0 आ गया. 0 बाय 0 फॉर्म आ गया. अब 0 बाय 0 फॉर्म है, x टेंडिंग टू 2 करने से मतलब इन दोनों में फैक्टर कॉमन क्या होना चाहिए, x माइनस 2 दोनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, जिसको कि हम लोग को कैंसिल करना होगा, क्योंकि यही x माइनस 2 जो है इसमें इनडिटर्मिनेंसी ला रहा है. तो इसको फैक्टराइज कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं. देखो इससे तुमको जानकारी तो हो गया कि इसमें से x माइनस 2 कॉमन होगा, लेकिन वो करके दिखाना पड़ेगा. करके दिखाने के लिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस 2x प्लस 6. जहां नहीं समझ में आएगा रोक देना बेटा. एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिखेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 2. अब हम लोग इसको ना x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3, माइनस 2 को कॉमन लेंगे, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. ठीक है, इसको सॉल्व करो तो फैक्टर्स क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3. ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. एक्स माइनस 2 दोनों में कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा लिमिट यहाँ लिखना भूल गए हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 2. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 3 और x प्लस 2. हम लोगों ने क्या किया, वो टर्म जो कि इनडिटर्मिनेंसी को ला रहा था इस फंक्शन में, उसको हमने कैंसिल करके हटा दिया. अब सिंपल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से x का वैल्यू 2 डाल देंगे तो 2 माइनस 3 बाय 2 प्लस 2 हो गया. 2 माइनस 3 क्या हो गया, माइनस 1 बाय 4. तो हमारा जो वैल्यू है लिमिट का क्या आ गया, माइनस 1 बाय 4. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सभी को क्लियर है? एक बार एनालाइज कर लो, समझ लो, लिख लो अच्छे से और एनालाइज करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया और सारा चीज क्लियर है. तो ये स्टेप करके दिखाना जरूरी है तुमको कि 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है. पुट x is equal to 2 and show that you are getting this 0 by 0 form. If you are getting this 0 by 0 form, then only you need to proceed further and उसको हम लोग चेंज करते हैं, बेसिकली फैक्टराइज करके कॉमन फैक्टर्स हटाते हैं, कैंसल आउट करते हैं. क्लियर है बच्चों? Yes. विद्या आ गया समझ? हाँ सर, 1 मिनट सर, बस 1 मिनट. 1 मिनट में समझ में आएगा? नहीं सर, लिख रहा हूँ सर ये. तो लिख रहा है. तेरा भाई कहाँ है, अनहद गायब है?
नमन तुम्हें आया समझ? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 x माइनस 1 है, तो इसको हम लोग पहले तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 अगर डालते हो तो यहाँ पे देखो 1 क्यूब माइनस 1 बाय 1 माइनस 1, तो ये क्या हो गया, 0 बाय 0 फॉर्म आ गया, राइट। 0 बाय 0 फॉर्म है, इसका मतलब, और x टेंड्स टू 1 पे 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है, मतलब दोनों में जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो x माइनस 1 होना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या हो जाएगा, a माइनस b, मतलब x माइनस 1, a स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस ऑफ 1 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ऑफ b स्क्वायर, डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, सो ये हम लोग कैंसिल करेंगे इसको, सो ये क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो जो इनडिटर्मिनेंसी ला रहा था उस टर्म को हमने कैंसिल कर दिया। अब हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन 1 डाल देंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, ये इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट हो गया हमारा, निकल गया लिमिट इसमें वैल्यू। अच्छा एक चीज तुम लोग को बता दें कि अगर तुम लोग को, मतलब तुम लोग बोलोगे सर ये अचानक से नई चीज आ गई, भाई ये अगर हम लोग नॉर्मल जो बेसिक रूल हमने पढ़ा था ना उससे भी करोगे ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करके इसको 1 प्लस एच या 1 माइनस एच से सब्सटीट्यूट कर देंगे x के जगह, उसको सॉल्व करके भी सेम आंसर आएगा, 3 ही आएगा, लेकिन वो बहुत लंबा होगा, इसीलिए उसको हम लोग बेसिक रूल को नहीं काम करते हैं, नए नए मेथड्स सीखते हैं जिससे कि हमारा सॉल्यूशंस जो है वो इजीली हो सके। क्लियर है बच्चों ये वाला मेथड भी? Yes, sir. थर्ड वाला एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 x टेंड्स टू 2 है। अब देखो यहाँ पे ना ये बड़े बड़े टर्म्स आ गए, बड़े बड़े टर्म्स आ गए, तुमको ये तो पता ही है कि भाई जब x टेंड्स टू 2 पे अब 0 बाय 0 फॉर्म देखते हैं आता है कि नहीं, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 minus 8 into 2 square plus of 16. So this is 8 minus 12 plus 4 divided by 16 minus 32 plus of 16. So 12 minus 12 0 हो गया, 32 minus 32 0 हो गया, 0 by 0 फॉर्म आ गया। तो इनडिटर्मिनेंसी किस पे आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है, तो मतलब इसमें x माइनस 2 विल बी अ फैक्टर ऑन बोथ। तो उसको निकालने के लिए देखो यहाँ पे फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है क्यूबिक और जो बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन को, तुम क्या करो ना, x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 को अगर डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से, तो यहाँ पहले x स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो तुम क्या करो माइनस x कर लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया, कैंसिल हो गया, तो माइनस 2x प्लस 4 हो गया, माइनस 2 कर लोगे, माइनस 2x प्लस 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग इसको न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर अब हो जाएगा हमारा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब दूसरे वाले का, इसमें से x माइनस 2 को कॉमन ले लोगे तो इसको डिवाइड कर लो अब,
x4 माइनस 8x² प्लस 16। ठीक है, अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा x³ यहाँ पे आएगा, सो वी विल हैव x4 माइनस 2x³ 2x³ माइनस 8x² प्लस 16 2x³ माइनस ऑफ 4x², तो माइनस 4x² प्लस 16 है, माइनस 4x करेंगे, माइनस 4x² प्लस 8x है, तो माइनस 8x प्लस 16 है, माइनस 8 करेंगे, माइनस 8x प्लस 16 0 हो गया। सो ये हमारा है x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8। अब ये देखो x माइनस 2 तो कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के बाद अब हम लोग फिर से वैल्यू डालेंगे, इसका फिर से वैल्यू डालोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8 माइनस ऑफ 8 माइनस 8, तो ये फिर से आ गया 0/0 फॉर्म में। मतलब कि अभी भी इनडिटर्मिनेंसी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, मतलब इन दोनों में फिर से x माइनस 2 इसमें से कॉमन निकाला जा सकता है, तो इसको फिर से फर्दर हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखो हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि इसको ऐसे कर देते हैं 2 बार x माइनस 2, बट लेकिन तुमको निकाल के देखोगे तभी तो पता चलेगा ना, अपने आप तो सपना आएगा कि नहीं कि 2 बार x माइनस 2 निकलेगा। तो अब हमें दिख रहा है कि ये अभी भी 0/0 फॉर्म है, तो मतलब फर्दर हम लोग इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर वाला तो सिंपल है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा x² माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ x माइनस 2। ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, x² माइनस ऑफ x माइनस 2 को। सो ये हमारा हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, सो x प्लस 1 और x माइनस 2 हमारा आता है। नाउ ये जो नीचे जो टर्म है x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8, इसको x माइनस 2 से फर्दर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। सो x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8 को, तो यहाँ पे x² आएगा, तो दिस इज x³ माइनस 2x², so this is 4x² minus 4x minus 8, तो प्लस ऑफ 4x कर लेंगे, so this will give us 4x² minus of 8x, 4x minus 8 plus 4, so this will give us 4x minus 8। तो ये तो न्यूमरेटर हो गया, और जो डिनोमिनेटर होगा, अच्छा इसको अब हम लोग को सॉल्व करना है। लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एंड यहाँ पे x माइनस 2 इंटू x² प्लस 4x प्लस 4, राइट।
अब ये x माइनस 2 दोनों तरफ कैंसिल हो गया. अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे. x का वैल्यू 2 डाल देते हैं. 2 + 1 3 हो गया. डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 डालेंगे. 4 + 8 12 + 4 16 हो गया. 3/16 हो गया इसका आंसर. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सभी को समझ में आया? Yes, sir. चलिए इसको लिख लीजिए और हम लोग यहीं पे रुकेंगे. आप लोग बस पिछला वाला एक्सरसाइज कर लीजिएगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला. फैक्टराइजेशन में मुझे और बताना है. अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे फैक्टराइजेशन, कल की क्लास में. तब आप फैक्टराइजेशन वाला एक्सरसाइज भी कर सकते हैं. ठीक है? ठीक है बच्चों? Okay, sir. जिसने लिख लिया वो जा सकते हैं, बाकी लोग लिख लें अपना. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.